दोस्तों, समझने की ये ज़रूरत है कि इतिहास के पन्नों से आप किन बातों को अपने दिमाग में रखते हैं और उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, इतिहास के जो घटनाएँ जो इतिहास में जो घटनाएँ हुई हैं, उनका कहीं न कहीं एक दूरगामी परिणाम होता है और कभी-कभी जो है इतिहास के बारे में हम लोग जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसका मेन या मुख्य कारण ये कह सकते हैं कि अ, हम लोग जानना चाहते हैं कि जो आज के समय में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो चलिए, आज वैसे ही क्वेश्चन्स के जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स में है और हिस्ट्री से ही है, हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री के कुछ ऐसे ही प्रश्न जिसको आप किताब में भी खोजने से आपको शायद कुछ क्वेश्चन्स के जवाब आपको मिले नहीं। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न है दोस्तों कि विलियम्स बहनें किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? एक्चुअली अब तो इनका दौर भी अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए तो फिर क्या क्या जवाब रहेगा? क्योंकि आज के समय में आज की युवा पीढ़ी को बहुत सारी चीज़ जो कि इतिहास से जुड़े हुए हैं, नहीं पता रहता है। ठीक है? तो ये है टेनिस। जी हाँ, तो टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं ये और जुड़वा हैं और ज़ाहिर-सी बात है, मतलब 2 जुड़वा नहीं, एक्चुअली कह सकते हैं कि 2 बहनें हैं जो कि उन्होंने टेनिस में अपना जो नाम हासिल किया है। नेक्स्ट है सो लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों लंदन जो है अ, ये टेम्स नदी के किनारे पर बसा है। ठीक है? आपका शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये कमेंट कर सकते हैं, ताकि और भी लोग को पता चल सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? हमारी ग्रह जो है पृथ्वी है और उसकी बहन कौन-सी ग्रह कहलाएगी? ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों शुक्र को, ठीक है? ये नंबर 2 का क्रम से देखा जाए सूरज की तरफ से, तो नंबर दूसरे नंबर के ग्रह है। ठीक है? नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तो चीन की विशाल दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की विशाल दीवार की लंबाई सभी लोग जानते हैं, इसपे जो है सो बाइक्स भी, कार, छोटी-छोटी कार भी चल सकती है अगर इसको चलाया जाए तो। चीन की विशाल दीवार की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये है 2400 किलोमीटर। जी हाँ, तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चीन की विशाल दीवार की लंबाई जो कि आक्रमण से बचने के लिए उस समय के शासकों ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन प्रसरण का सिद्धांत, यानी कि सिकुड़ना और फैलना समझ चुके होंगे ना? तो अब समझे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन प्रसरण का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था? तो इस बात को मैं बताऊँ कि दोस्तों ये एलन सैंडेज ने दिया था। एलन सैंडेज, जिन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ संकुचन और प्रसरण है कि सिकुड़ना और फैलने का सिद्धांत उन्होंने दिया था, एलन सैंडेज ने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व मानचित्र का निर्माण। जी हाँ, हमारे पास इंडिया का मानचित्र होता है, अपने स्टेट का मानचित्र होता है, वर्ल्ड का मानचित्र होता है ना? तो इसी पूरे विश्व का मानचित्र निर्माण करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? सब ठीक है? तो दोस्तों ये हैं एनेक्ज़िमेंडर। एनेक्ज़िमेंडर एनेक्ज़िमेंडर ने विश्व मानचित्र का सबसे पहले निर्माण किया था। विश्व मानचित्र का सबसे पहले निर्माण एनेक्ज़िमेंडर ने किया था। आज भी लोग जो है मैप को नहीं समझ पाते, ठीक है? तो ये होता है, ज्योग्राफी कहते हैं कि ज्योग्राफी के ही लोग समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सब कुछ समझ सकते हैं, थोड़ा-सा एफर्ट लगाना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों भूगोल का जनक। जी हाँ, भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ फादर किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस। जी हाँ, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है। रहट तकनीक का पहला विस्तृत लिखित विवरण 16वीं शताब्दी के ग्रंथ में मिलता है। रहट। अब ये रहट क्या होता है, इस बात को अभी नहीं समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिखित विवरण जो 16वीं शताब्दी के ग्रंथ में मिलता है, तो दोस्तों ये है बाबरनामा में रहट। ठीक है?
अगला प्रश्न है कि भारत में चरखे के प्रयोग के संबंध में पहला लिखित विवरण प्राप्त होता है। भारत में चरखे जो कि गांधी जी द्वारा प्रयोग किया जाता था, मतलब एक्चुअली पहले भी से ही किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने प्रचलित किया तो गांधी जी ने। तो भारत में चरखे का प्रयोग के संबंध में पहला लिखित विवरण प्राप्त होता है। कहाँ से, कैसे, तो ये बताइए। तो देखिए इमासी की फुतूह उस सलातीन में, और इसामी की फुतूह, ये राइटर है इसामी, तो उनका फुतूह उस सलातीन है। उसी बुक में जो है लिखित विवरण मिला है चरखे के प्रयोग का भारत में। सबसे पहले पहला लिखित विवरण इस्लामी की फुतूह उस सलातीन, यानी जो चरखा मुझे तो बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन जो चरखा जो है, जो चरखा रहता है इस तरह से शायद, ठीक है। तो जो चरखा जो है चरखा का पहला लिखित विवरण इस्लामी की फुतूह उस सलातीन में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करना होगा, तो मैं इसे लेता हूँ और यहाँ से भारत में भारत में रेशम के कीड़े पालने की प्रथा प्रचलित हुई कब? अब ये इस चीज को समझिए कि रेशम कीड़े तो लोग पालते ही हैं। रेशम का कीड़े से तो हनी यानी मधु लेते ही हैं, लेकिन ये प्रचलन कब में आया? तो ये देखिए, ये दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित हुआ। रेशम के कीड़े को पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित हुआ। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली और लखनौती के मध्य विद्यमान मार्ग में फैले जंगल को साफ कराकर उसे डाकुओं से सुरक्षित बनाने का श्रेय किसे है? यानी दिल्ली से लखनौती के बीच में जो के मध्य जो मार्ग जो था, उसमें फैला जो जंगल था, उसको मतलब कि जंगल को कटवा दिया गया और डाकू, इसलिए कि डाकू से सुरक्षित हो सके। इसका श्रेय किसे जाता है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी को। पहले के समय में डाकू से ही डर हुआ करता था। तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए कि गयासुद्दीन, जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक के काल में भिखारी भी काम धंधों में लग गए थे। भिखारी भी। एक क्वेश्चन बीपीएससी का है कि सबसे ज्यादा भिखारी किस राज्य में हैं? अगर कोई बीसीएस की तैयारी कर रहा है तो कमेंट करिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में भिखारी भी काम धंधों में लग गए थे। ये उल्लेख किया है किसने? तो बर्नी ने किया है, बर्नी ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भौगोलिक तत्वों में पर सबसे पहले हिकेटियस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? दोस्तों उस पुस्तक का नाम पेरिडायस था। ठीक है, क्या था? भौगोलिक तत्वों पर सबसे पहले हिकेटियस ने, जो हिकेटियस कौन थे? मैंने बताया था ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना, भूगोल के जनक कहा जाता है। तो भौगोलिक तत्वों पर सबसे पहले हिकेटियस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम, भौगोलिक तत्वों पर, किस पर? भौगोलिक तत्वों पर, तो उसका नाम था पेरिडायस। पेरिडायस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के राज्य में, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का अच्छा खासा वर्णन मिलता है। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा थे, उसके राज्य की सुख समृद्धि का अच्छा खासा वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मीरात ए सिकंदरी नामक ग्रंथ में। मीरात ए सिकंदरी नामक ग्रंथ में ये मिलता है कि भाई गुजरात के मतलब महमूद बेगड़ा के समय गुजरात बहुत ही सुखी समृद्धि वाला राज्य था। अगला प्रश्न, मध्यकाल में यानी कि मिडाइवल में सर्वोत्तम प्रकार की चावल पैदा होती थी। सबसे अच्छा चावल कहाँ पैदा होती थी? सरस्वती में। ठीक है, सरस्वती में सबसे अच्छा चावल पैदा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। मध्यकाल में
मध्यकाल में पूर्वी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक यानी कि व्यापारिक नगर कौन था मध्यकाल में? पूर्वी भारत में समझिए कौन कौन सा राज्य है। तो दोस्तों सतगांव, ठीक है, सतगांव था व्यापारिक केंद्र मध्यकाल में महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में नील उत्पादन के सबसे बड़े केंद्र थे। सबसे बड़े केंद्र कौन थे? तो ये रहा लाहौर और बयाना। लाहौर और बयाना जो सबसे बड़े केंद्र थे मध्यकालीन भारत में नील उत्पादन के। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़े केंद्र थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ। विद्रोह नील से खेती से संबंधित विद्रोह कहाँ हुआ? कोई कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइए कि नीलों के विद्रोह के लिए कहाँ हुआ, ठीक है। और गांधी जी द्वारा सबसे पहला प्रयोग इसी नीलों के समर्थन में किया गया था। और अब जानते ही हैं 1917 में इन्होंने यहाँ पर बिहार में आकर चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह भी किया। नेक्स्ट है 10वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में लोकप्रिय सिक्का था। भाई सिक्का 10वीं शताब्दी में याद रखिएगा, लारी सिक्का शुद्ध सोने का था। 10वीं शताब्दी में पश्चिम भारत यानी कि गुजरात महाराष्ट्र कर सकते हैं आज का समय का, तो उस समय लोकप्रिय सिक्का था लारी सिक्का, जो कि शुद्ध सोने का सिक्का हुआ करता था। लारी सिक्का 10वीं शताब्दी में लारी सिक्का, ठीक है, लारी सिक्का। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया के मजलिसों का वर्णन मिलता है। शेख निजामुद्दीन औलिया के मजलिसों का वर्णन मिलता है। कहाँ वर्णन मिलता है भाई? तो ये फवायद में ही मिलता है। फवायद उल फवायद में इसका वर्णन मिलता है, शेख निजामुद्दीन औलिया के मजलिसों का वर्णन। अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर अक्ता के रूप में वेतन देने की प्रथा चलाई। अक्ता पाने वाले अब कहलाने लगे क्या? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे, अब उन्होंने सेना को नकद वेतन देना बंद करके अक्ता के रूप में वेतन देने की प्रथा चलाई। तो अब अक्ता पाने वाले क्या कहलाने लगे? तो दोस्तों वजहदार कहलाने लगे, ठीक है। अक्ता पाने वाले वजहदार कहलाने लगे। नेक्स्ट है कि 13वीं शताब्दी में किसान दिल्ली सल्तनत के प्रमुख क्षेत्रों में अपने लगान की अदायगी मुद्रा के माध्यम से कर रहे थे। 13वीं शताब्दी में किसान दिल्ली सल्तनत के प्रमुख क्षेत्रों में अपने लगान की अदायगी मुद्रा के माध्यम से कर रहे थे। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख इसका उल्लेख किसने किया है? तो W.H. मोरलैंड ने किया है कि 13वीं शताब्दी में किसान जो फार्मर है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख क्षेत्रों में अपने लगान की अदायगी मुद्रा के माध्यम से कर रहे थे। यानी 13वीं शताब्दी से ही पैसे जमा कर रहे थे भाई लगान के लिए, मतलब कि वो अनाज वगैरह नहीं, 13वीं शताब्दी से ही, यानी 13वीं शताब्दी से ही कर दे रहे थे, टैक्स दे रहे थे पैसे के रूप में। नेक्स्ट है अल उमरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। और ये दोस्तों कहाँ किस में दिया है? तो मसालिक उल अवसार नामक ग्रंथ में, दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसे क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों ये है मसालिक उल अवसार नामक ग्रंथ में अल उमरी ने मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य व्यवस्था का विवरण दिया है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में सेना में बहुत से गुप्तचर भी होते थे, जिन्हें कहा जाता था गुप्तचर। हर शासन का कह सकते हैं कि एक तरह रीढ़ के काम करता है कि कहीं भी मतलब कि वो ना हो जाए कि सरकार गिर न जाए या राज सत्ता चली न जाए।
तख्ता पलट ना हो जाए। तो इसे उन्हें जो है तलैया या यज़की कहते थे, तलैया या यज़की। दिल्ली सल्तनत काल में सेना में बहुत से गुप्तचर भी होते थे। आज के समय में है ना, आईबी वगैरह ये काम कर रहे हैं। तो इन्हें जो है तलैया या यज़की कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल माना गया है। भारत भारत तथा अरब जगत के मध्य भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल माना गया है। भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल माना गया है। और जो है दोस्तों, ये जो आप देखेंगे तो ये 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच माना गया है। ये भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल माना गया है 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। कब से? 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भारत और अरब के बीच जो है व्यापारिक संबंध का जो गोल्डन एरा था। ठीक है, क्या था? गोल्डन एरा, गोल्डन एरा था। तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है 13वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कागज का प्रसार हो चुका था। अब भारत में कागज कब आया था ये तो सभी जानते हैं कि भाई चाइना ने इसका उत्पादन किया था, मतलब शुरुआत किया था, बनाया था। तो 13वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कागज का प्रसार हो चुका था। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने दिया था। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी से कागज का ही प्रयोग किया गया था। तो जो भी अगर दस्तावेज मतलब मिल सकते हैं कागज पर, वो 13वीं शताब्दी से ही मिल सकते हैं, उसके पहले के नहीं। उसके पहले किस तरह से मिलते होंगे आप सोचिए कि क्या होगा। ज़ाहिर-सी बात है, कपड़ों पर लिखे जाते होंगे और भी कई माध्यम होंगे प्रचार-प्रसार करने का। तो ये थे फैक्ट्स आज के हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। ये कैसे लगे मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। और ज़ाहिर-सी बात है कि वीडियो छोटा होने का भी लोगों का होगा कि भाई छोटा है और इन्फॉर्मेशन कम मिल रही है। तो आप ये विश्वास मानिए कि थोड़ा-थोड़ा करके क्वेश्चंस को याद करते जाएँ, समझते जाएँ, सीखते जाएँ, अपने ज़हन में याद रखते जाएँ, क्योंकि अगर एक क्वेश्चंस भी अगर आप अपने लाइफ टाइम याद रखते हैं तो सोचिए कितना बड़ी बात हो जाता है। तो इसलिए चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है ना? तो ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।